नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, यूरोप जो कि एक ठंडी जलवायु वाला महादेश है, आज भीषण गर्मी की चपेट में आ चुका है। वहाँ के लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर है, वो कहीं-कहीं पे तो 40 से 44 डिग्री सेल्सियस भी पहुँच गया है, जो कि यूरोप के संदर्भ में बहुत ही ज़्यादा असामान्य है। अब आप देखें कि इस न्यूज़ को इंडियन एक्सप्रेस ने, द हिंदू ने बहुत ही विस्तार से कवर किया है। तो आज के सेशन में हम इसी ओमेगा ब्लॉक के बारे में बात करेंगे, जो कि यूरोप में इस भीषण हीट वेव का प्रमुख कारण माना जा रहा है। दरअसल ये जो ओमेगा ब्लॉक है, ये एक प्रकार का एटमॉस्फेरिक ब्लॉकिंग पैटर्न है। ये पैटर्न क्या करता है, जो वेस्टर्लीज और जेट स्ट्रीम होती है उसको अवरुद्ध कर देता है। और मैं आपको बता दूं कि यूरोप के जलवायु के जो सबसे दो महत्वपूर्ण कारक हैं, वो ये पश्चिमी पवन है और जेट स्ट्रीम है। अब इन दोनों को चूंकि ये अवरुद्ध कर देता है, उसकी वजह से जो गर्म हवा है वो एक ही क्षेत्र में फंसी रह जाती है और ये गर्मी को और ज़्यादा बढ़ा देती है। तो आज के सेशन में हम इसी ओमेगा ब्लॉक के बारे में बात करेंगे कि ओमेगा ब्लॉक क्या है, इसका निर्माण कैसे होता है, इसके अलावा कैसे ये यूरोप के जलवायु पर अपना प्रभाव छोड़ता है और क्या इसका क्लाइमेट चेंज से कोई संबंध है या नहीं है, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। सबसे पहले दोस्तों हम समझते हैं कि आखिरकार ये ओमेगा ब्लॉक कौन सी चीज़ है, ये आखिरकार है क्या, जिससे यूरोप इतना ज़्यादा परेशान हो रहा है। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ओमेगा ब्लॉक को एक साधारण शब्दों में मैं आपको समझाऊं, तो ये एक हाई प्रेशर का पैटर्न है। ये क्या होता है इसमें कि हाई प्रेशर का एक पैटर्न दो लो प्रेशर के बीच में फंस जाता है। और अगर आप इसको मौसम के विज्ञान के हिसाब से देखें तो वो कुछ इस तरीके का दिखता है। अब ये जो आप संरचना देख रहे हैं, इस संरचना को ग्रीक भाषा में ओमेगा अक्षर के नाम से जाना जाता है। इसको हम ओमेगा कहते हैं। तो चूंकि इसको देखने में जब हम देखते हैं तो ये ओमेगा अक्षर की तरह लगता है, इसलिए हम इसको ओमेगा ब्लॉक नाम देते हैं। इसमें मैंने आपको बताया कि एक हाई प्रेशर का जो पैटर्न है, वो दो लो प्रेशर के बीच में फंस जाता है। और इस हाई प्रेशर के पैटर्न की वजह से जो जलवायु घटनाएं हैं, उसमें बादलों का निर्माण नहीं होना, इसके अलावा कंप्रेशन हीटिंग आपको देखने को मिलेगी, वर्षा नहीं होती है, जिसकी वजह से गर्मी और ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। ये जो ओमेगा है, इसको हम ब्लॉकिंग क्यों कहते हैं, ये हमें समझने की बहुत ज़रूरत है। दरअसल यूरोप में जो मौसम प्रणालियाँ हैं, वो पश्चिम से पूर्व की तरफ जो जेट स्ट्रीम चलती है उसके साथ आगे बढ़ती रहती है। जब ओमेगा ब्लॉक बनता है, तो ये जो जेट स्ट्रीम है, ये नॉर्मल कंडीशन में कुछ इस तरीके से बहती है। लेकिन जब ये ओमेगा ब्लॉक बन जाता है, तो ये जेट स्ट्रीम कुछ ऐसे मुड़ जाती है, जिसकी वजह से यूरोप में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब जब मान लीजिए कि ये जेट स्ट्रीम कुछ इस तरीके से मुड़ गई, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रॉसबी वेव्स हैं, इन जो ये जो लहरें जेट स्ट्रीम बनाती है, हम उनको रॉसबी वेव्स कहते हैं। और इन रॉसबी वेव्स के बड़ी होने की वजह से जो हाई प्रेशर का पैटर्न है, वो दो लो प्रेशर के बीच में फंस जाता है। दरअसल अगर हम जेट स्ट्रीम की बात करें, तो इसमें एक लो प्रेशर और एक हाई प्रेशर का जो पैटर्न है, ये अल्टरनेट तरीके से आगे बढ़ता रहता है। और यही हाई प्रेशर का पैटर्न रॉसबी वेव्स के बड़े होने की वजह से यहाँ पे ट्रैप हो जाता है और इसके दोनों तरफ लो प्रेशर का जो पैटर्न है वो रह जाता है। और इसी की वजह से ओमेगा ब्लॉकिंग जो है वो बनता है। इस वजह से हम इसको ब्लॉक कहते हैं, क्योंकि ये मौसम को आगे ही नहीं बढ़ने देता। जो हाई प्रेशर का सिस्टम है, वो एक ही जगह पे रुक जाता है, ट्रैप हो जाता है, मौसम आगे ही नहीं बढ़ पाता, इसलिए हम इसको ब्लॉकिंग कहते हैं। अब आप ये देख सकते हैं, ये रहा यूरोप, ठीक है? ये नॉर्मल कंडीशन में कुछ जेट स्ट्रीम इस तरीके से आगे बढ़ती, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक जो रॉसबी वेव्स है वो बहुत ज़्यादा मियंडर कर गई है। और इस मियंडर के अंदर में यहाँ पे हाई प्रेशर का सिस्टम फँस गया है और यहाँ पे लो प्रेशर का सिस्टम दोनों तरफ से फँस गया है। और इसी की वजह से जो ओमेगा है, ओमेगा ब्लॉकिंग जो है वो बन रहा है। अब आखिरकार ओमेगा ब्लॉकिंग बनता कैसे है, कितने चरणों में बनता है, ये हमें समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले आपको सामान्य स्थिति देखने को मिलेगी। जो जेट स्ट्रीम है वो बढ़िया तरीके से अपने पश्चिम से पूर्व की तरफ बह रही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें अल्टरनेट तरीके से लो प्रेशर और हाई प्रेशर, दरअसल जो गड्ढा वाला इलाका होता है हम इसको कहते हैं रिज, ठीक है? और जो ऊँचा उठा हुआ है उसको हम कहते हैं ट्रफ। तो रिज और ट्रफ जो है लगातार हमें जेट स्ट्रीम में देखने को मिलते हैं, जिसमें रिज में लो प्रेशर और ट्रफ में हाई प्रेशर होता है। और ये सामान्य तरीके से आगे बढ़ता रहता है। लेकिन धीरे-धीरे क्या होता है कि जेट स्ट्रीम की जो ये वेव्स हैं, जिसको रॉसबी वेव्स कहते हैं, ये सामान्य तरीके से कुछ इस तरीके की थी। लेकिन ये धीरे-धीरे रॉसबी वेव्स क्या होती है, बड़ी होने लग जाती है। और जब रॉसबी वेव्स बड़ी होने लग जाती है, तरंगे गहरी होने लग जाती है, तो जेट स्ट्रीम जो है वो उत्तर-दक्षिण दिशा में, आप देखें तो ऊपर में इसके नॉर्थ है, नीचे में यहाँ पे साउथ है। तो उत्तर-दक्षिण दिशा में ये बहुत ज़्यादा मूव करने लग जाती है और फिर यहीं से ओमेगा ब्लॉकिंग की शुरुआत होती है। तो जेट स्ट्रीम इतनी ज़्यादा मुड़ जाती है कि इसके बीच में एक हाई प्रेशर फँस जाता है और इसके दोनों तरफ लो प्रेशर रह जाते हैं और पूरा का पूरा जो पैटर्न है वो एक ही जगह पे फँस जाता है।
जो कि मैंने आपको थोड़े टाइम पहले समझाया। इस तरीके से यहाँ पे हाई प्रेशर का सिस्टम जो है वो फँस गया और यहाँ पे लो प्रेशर, यहाँ पे लो प्रेशर और ये इस तरीके से फँस जाता है ना? इस वजह से यहाँ पे अब ओमेगा ब्लॉकिंग के बनने की शुरुआत हो जाती है और जब ओमेगा ब्लॉकिंग बन जाता है, तो अंतिम चरण में हमें हीट डोम का निर्माण देखने को मिलता है। दरअसल होता क्या है कि कहीं पे भी अगर आपको हाई प्रेशर है, अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि जहाँ पे भी हाई प्रेशर होता है, वहाँ पे हवाएँ नीचे की तरफ उतरती हैं। हवाओं के नीचे की तरफ उतरने की वजह से बादलों का निर्माण नहीं होता है क्योंकि बादलों का निर्माण ऊपर उठती हवा से होता है। जब गर्म होके हवाएं ऊपर उठती है, ऊपर जाके उनका संघनन होता है, उसमें उपस्थित जलवाष्प का और इसी जलवाष्प के संघनन की वजह से बादलों का निर्माण होता है। लेकिन जब हवाएं नीचे उतरती है तो बादलों का निर्माण नहीं होगा। बादलों का निर्माण नहीं होता तो वर्षा नहीं होती और फिर जब हवाएं नीचे उतरती हैं तो इसकी वजह से हमें कंप्रेशन हीटिंग भी देखने को मिलती है। दरअसल मैं इसको सामान्य शब्दों में समझाऊं तो हवा जब नीचे उतरती है तो उनके ऊपर जो वायुमंडलीय दाब होता है, यहाँ पे कुछ हवा है और यहाँ पे एक हवा है। तो यहाँ पे जो हवा है उसके कण इतने दूर-दूर होते हैं, लेकिन जब वो नीचे की तरफ उतरती है तो उसके कण बहुत पास-पास आ जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि इसके ऊपर का वायुमंडलीय दाब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और जब इसके कण आपस में नज़दीक आ जाएँगे तो आप समझिए कि इनके बीच का टकराव बढ़ेगा और टकराव बढ़ने की वजह से जो गर्मी है, वो और ज़्यादा बढ़ती है। इसी को हम कंप्रेशन हीटिंग कहते हैं। तो अब क्या होता है, हवा नीचे उतर रही है, बादल नहीं बन रहे हैं, वर्षा नहीं बन रहे हैं और उसके साथ-साथ कंप्रेशन हीटिंग भी हो रही है तो गर्मी और ज़्यादा बढ़ रही है। फिर बादल जब नहीं बन रहे हैं तो इसका एक और प्रभाव आपको ये देखने को मिलेगा कि जब बादल रहते हैं तो वो सौर विकिरण को, जो सोलर इन्सोलेशन होता है, उसको उस पे कई तरीके का अपना प्रभाव छोड़ते हैं। जैसे बादल एक तो उनको रिफ्लेक्ट करते हैं वापस अंतरिक्ष में। दूसरा, जो बादल में उपस्थित जलवाष्प होते हैं, वो इन सौर विकिरण की कुछ मात्रा को अब्ज़ॉर्ब भी कर लेते हैं, अवशोषित भी कर लेते हैं। और तीसरा कि बादलों में जो बर्फ के कण होते हैं, वो इस सौर विकिरण की कुछ मात्रा का स्कैटरिंग भी करते हैं, उसका प्रकीर्णन भी करते हैं। तो अब मान लीजिए कि बादल ही नहीं बने हैं, तो सौर विकिरण की जो पहले मात्रा थी, जो कि रिफ्लेक्ट कुछ हो सकती थी, अब्ज़ॉर्ब कुछ हो सकती थी और कुछ स्कैटर हो सकती थी, अब वो सारी की सारी मात्रा आपको यूरोप की ज़मीन पे आते हुए दिखेगी, तो ज़ाहिर-सी बात है कि गर्मी उससे भी ज़्यादा बढ़ेगी, है ना? मान लीजिए 100% अगर सोलर इन्सोलेशन आया और इसमें से 30% जो है वो रिफ्लेक्ट हो गया, अब्ज़ॉर्ब हो गया और स्कैटर्ड हो गया। अब ये 30% जो पहले ये सारी चीज़ें हो जाती थी, अब ये 30% का 30% यानी कि पूरा का पूरा 100% भी आपको यूरोप की ज़मीन पे आते हुए दिखेगा, जो कि उसकी भूमि को बहुत ज़्यादा गर्म करेगा और इसकी वजह से एक हीट डोम का निर्माण होता है। तो इस तरीके से जो ओमेगा ब्लॉक है वो बनता है। अब ओमेगा ब्लॉक जब बन जाता है, तो ओमेगा ब्लॉक के बनने के बाद गर्म हवा एक जगह फँस जाती है, बादल नहीं बनते हैं, नहीं हो पाती है और फिर लगातार हमें धूप की स्थिति देखने को मिलेगी क्योंकि बादल ही नहीं बन रहे हैं, तो वो रिफ्लेक्ट कैसे करेंगे सोलर इन्सोलेशन को, है ना? जो ब्लॉक कैसे करेंगे सोलर इन्सोलेशन को, अब्ज़ॉर्ब कैसे करेंगे सोलर इन्सोलेशन को, ठीक है? इसके बाद जब लगातार धूप आएगी, बादल नहीं बनेंगे, वर्षा नहीं होगी, तो तापमान प्रतिदिन बढ़ता जाता है और उसकी वजह से धीरे-धीरे सूखा जो है वो बढ़ता चला जाता है और वाइल्ड फायर की भी संभावना हमें देखने को मिलती है। तो इस दौरान ओमेगा ब्लॉक के दौरान ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अब ओमेगा ब्लॉक के बनने के पीछे का कारण क्या है? अगर हम वैज्ञानिकों की बात करें, तो ओमेगा ब्लॉक के बनने के पीछे का कारण जो है, वो इस तरीके से है कि जेट स्ट्रीम सबसे पहले कमज़ोर हो जाती है और इसके सबसे बड़ा कारण जेट स्ट्रीम का कमज़ोर होना ही है। जब जेट स्ट्रीम कमज़ोर होती है, उसके पीछे का कारण आपको आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन देखने को मिलता है। मैंने आपको बताया कि ये जो जेट स्ट्रीम है, ये कुछ इस तरीके से सामान्य तरीके से चलती है। लेकिन जब ये कमज़ोर हो जाती है, तो इसका जो मेंडरिंग है, वो और ज़्यादा बढ़ता चला जाता है और इसके कमज़ोर होने की वजह से ना केवल इसका मेंडरिंग बढ़ता है और ये ओमेगा ब्लॉक के लिए बहुत आप देखें तो आदर्श स्थिति प्रदान करता है, बल्कि जेट स्ट्रीम की गति भी धीमी हो जाती है। तो जो हाई प्रेशर का सिस्टम ब्लॉक हो जाता है, वो जेट स्ट्रीम के साथ आगे नहीं बढ़ पाता, यहीं पे रुक जाता है, क्योंकि जेट स्ट्रीम की गति धीमी हो गई है। तो जेट स्ट्रीम के कमज़ोर होने के पीछे की जो वजह है, वो है आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन। आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन का मतलब ये होता है कि पृथ्वी जितनी तेज़ी से गर्म हो रही है, उसकी तुलना में आर्कटिक क्षेत्र जो है, वो 2 से 4 गुना ज़्यादा तेज़ी से गर्म हो रहा है। अब अब इसकी वजह से अगर हम आर्कटिक क्षेत्र की बात करें और जो यूरोप जो कि मध्य अक्षांश में है, मिड लैटिट्यूड में है, इसकी बात करें, तो इनके बीच का तापांतर, टेम्परेचर ग्रेडियंट माफ़ कीजिएगा, तो आर्कटिक और मिड लैटिट्यूड के बीच का टेम्परेचर ग्रेडियंट जितना ज़्यादा होगा, जेट स्ट्रीम उतनी ज़्यादा मजबूत होगी। लेकिन अगर आर्कटिक का टेम्परेचर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो इनके बीच का जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है, तापांतर है, वो अगर कम होगा,
तो इससे जेट स्ट्रीम क्या हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी और जेट स्ट्रीम के कमज़ोर होने की वजह से जो हाई प्रेशर का जो सिस्टम ब्लॉक हो जाता है, वो एक ही जगह पे स्थिर हो जाता है ना? और ब्लॉकिंग बनने की संभावना बढ़ जाती है। तो ओमेगा ब्लॉक के बनने के पीछे का पहला वैज्ञानिक कारण जेट स्ट्रीम का कमज़ोर होना है। दूसरा कारण है रॉसबी वेव्स का बड़ा होना। दरअसल रॉसबी वेव्स जब एम्प्लीफाई होकर स्थिर हो जाती हैं, यानी कि जो इस तरीके से वो मेंडर करने लगती है, तो रॉसबी वेव्स जो है, ये एक ब्लॉकिंग पैटर्न बनाती है और इसी पैटर्न के अंदर हाई प्रेशर का जो सिस्टम है, वो ट्रैप हो जाता है। और फिर इसमें तीसरा कारण आपको देखने को मिलेगा हाई प्रेशर का सब्सिडेंस, क्योंकि ओमेगा ब्लॉक में जब हाई प्रेशर यहाँ पे ब्लॉक हो जाता है, तो हाई इसके वजह से जो सब्सिडेंस है, यानी कि हवाएं नीचे की तरफ उतरती है, कंप्रेशन हीटिंग होती है, क्लाउड फॉर्मेशन रुक जाता है और इसकी वजह से गर्मी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस ओमेगा ब्लॉक का यूरोप में हमें बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है। यूरोप में ना केवल इसका पर्यावरणीय प्रभाव बल्कि हमें सामाजिक और आर्थिक प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। यूरोप में अभी रिकॉर्ड हीट वेव की स्थिति देखने को मिल रही है, जंगलों में आग की घटनाएं भी देखने को मिली, सूखा बढ़ रहा है, नदियों का जलस्तर कम हो रहा है और गर्मी बढ़ने की वजह से जो ग्लेशियर्स हैं वो भी बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। अब इस हीट वेव के बढ़ने की वजह से हीट स्ट्रोक की हमें घटनाएं देखने को मिल रही है। वहाँ पे मृत्यु दर में वृद्धि हो गई है, जल संकट का सामना करना पड़ रहा है और चूंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो लोग एसी भी खरीद रहे हैं, तो बिजली की मांग भी वहाँ पे बढ़ गई है। और इन सब का देखें तो आर्थिक रूप से कृषि पर भी प्रभाव पड़ा है। परिवहन वहाँ पे बाधित हो गया है, ऊर्जा का संकट हमें देखने को मिल रहा है क्योंकि बिजली की मांग बढ़ रही है और इसके अलावा पर्यटन भी प्रभावित हो रहा है और जो टूरिज्म है वो यूरोप का एक बहुत अर्थव्यवस्था का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है, तो ये भी प्रभावित हो रहा है। तो इस तरीके से यूरोप पर इस ओमेगा ब्लॉक का ना केवल पर्यावरणीय दृष्टि से प्रभाव पड़ रहा है बल्कि वहाँ पे सामाजिक और आर्थिक प्रभाव भी हमें देखने को मिल रहा है। तो यूरोप को तिहरा नुकसान जो है वो इस ओमेगा ब्लॉकिंग की वजह से देखने को मिल रहा है। अब ओमेगा ब्लॉकिंग का क्या कोई क्लाइमेट चेंज से रिलेशन है या नहीं है, अभी तक जो वैज्ञानिक है वो इस बात पर कंक्लूसिवली कुछ भी नहीं कह पाए हैं। तो लेकिन एक चीज़ तो है कि मान लीजिए ओमेगा ब्लॉकिंग की वजह से जो भी समस्याएं हो रही है, ये समस्याएं क्लाइमेट चेंज की वजह से और ज़्यादा खतरनाक हो गई हैं, क्योंकि जब भी ओमेगा ब्लॉक बनता है तो हीट वेव पहले की तुलना में कहीं ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। पहले मान लीजिए अगर 35-38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर होता, ओमेगा ब्लॉक पहले बनता, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से यही टेम्परेचर अब 40 से 44 डिग्री सेल्सियस जो है वो पहुंच गया। तो इनडायरेक्टली क्लाइमेट चेंज से ओमेगा ब्लॉकिंग का रिलेशन हो सकता है, लेकिन इस पर अभी तक वैज्ञानिकों ने कोई भी निर्णायक उत्तर नहीं दिया है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन में आपने ओमेगा ब्लॉकिंग के बारे में समझा होगा। इस ओमेगा ब्लॉकिंग का यूरोप की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है वो आपने समझा होगा। कैसे ये ओमेगा ब्लॉकिंग का फॉर्मेशन होता है वो भी आपने समझा होगा। अगर आपने इस सेशन को ध्यान से सुना है तो आप इस प्रश्न का उत्तर लिखकर मेरे आंसर राइटिंग वाले ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं। ओमेगा ब्लॉक एक वायुमंडलीय अवरोध है जो यूरोप में चरम हीट वेव की प्रमुख मौसमी परिस्थितियां उत्पन्न करता है। उपयुक्त चित्र सहित इसकी कार्य प्रणाली तथा जलवायु परिवर्तन के साथ इसके संबंध का आप विश्लेषण कीजिए। आप इसको 150 शब्दों में लिख सकते हैं। आप इसके लिए एक इसका चित्र भी बना सकते हैं, इससे आपके आंसर में ऑथेंटिसिटी आएगी। और अगर आपको दोस्तों इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल राहुल शर्मा करंट अफेयर्स को ज़रूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरी जितनी भी करंट अफेयर्स की वीडियोज़ होती हैं उनके सारे के सारे पीडीएफ आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएँगे। तो जाने से पहले दोस्तों एक बार फिर से याद दिला दूँ, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो अगले टॉपिक के साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।